हेलो बच्चों। पिछले 3 वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर्स के 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे चैप्टर्स को आपके लिए एक्सप्लेन करके वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें मैंने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था 25 का पार्ट ए। 25 क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए को मैं सॉल्व कर चुका था, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया था, इस वजह से मैंने बी पार्ट उसमें सॉल्व नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बी पार्ट में क्या गिवन है। तो जैसा कि बी पार्ट में आप देख सकते हैं, बी पार्ट में दिया गया है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। यानी कि जो हमारे पास एक सर्किट है और इसमें ये 1 ओम है और ये 2 ओम है और ये कनेक्ट है, ये दोनों रजिस्टर जो हैं वो कनेक्ट हैं 6 वोल्ट की बैटरी से। तो ये कह रहे हैं 2 ओम रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होगी वॉट में, पावर का यूनिट वॉट होता है और किलोवाट भी होता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट वाट है तो वाट में ही पावर पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर के हमारे पास कितने फार्मूले हैं। तो मैं यहां पर एनर्जी और पावर दोनों के फार्मूले यहां पर आपके लिए जो है राइट कर दे रहा हूं, राइट डाउन। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले और इलेक्ट्रिक वर्क का फार्मूला और इवन हीट के लिए भी ये फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। ये फार्मूले होते हैं वी क्यू और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, तो क्यू की जगह यहां रख देंगे आई टी, तो ये हो जाएगा वी आई टी। और ओम्स लॉ से वी इक्वल टू होता है आई आर, तो ये हो जाएगा यहां पर आई आई की मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर टी। और ओम्स लॉ से ही आई की जगह हम रख सकते हैं वी अपॉन आर, तो यहां वी वी जो है वो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और साथ साथ पावर इंटू टाइम। ये फार्मूला भी है और इसका यूनिट जो होता है वो होता है वॉट। और पावर जो है यहां पर जितने भी टी वाले टर्म्स वो हटा दीजिए। वैसे पावर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन। और इलेक्ट्रिक वर्क डन तभी होता है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, तो ई अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। बाकी जो फार्मूले हैं इनमें टी हटा दीजिए, तो एक फार्मूला आ जाएगा वी आई, दूसरा आ जाएगा आई स्क्वायर आर और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट और एनर्जी का होता है जूल। इसी को हम वॉट सेकेंड भी कह सकते हैं और पावर का यूनिट होगा एसआई वॉट। अब यहां पर सबसे पहली चीज जो है समझने वाली वो ये है कि ये पूछ रहे हैं कि 2 ओम में कितनी पावर है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज गिवन है। तो सबसे पहले यहां पर जो गिवन है इसमें वो हमारे पास 6 वोल्ट गिवन है और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो पावर का हम कौन सा फार्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे पावर का फार्मूला है वी आई, यानी वोल्टेज अगर दिया हो, करंट दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से हम कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पावर निकालनी है 2 ओम के लिए। तो 2 ओम के लिए पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। अगर यहां पर हम पावर 2 ओम के लिए निकालें, तो अगर हमें पावर जिस भी रेजिस्टेंस में निकालना हो तो हमें 2 बातों का ख्याल रखना है कि अगर हमें ये वाला फार्मूला लगाना है तो हमें उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता हो और साथ में उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो हमें यहां में मालूम है, लेकिन हमें वोल्टेज नहीं पता है, क्योंकि
यहां पर जो 6 वोल्ट जो है वो एक्चुअली में 1 और 2 ओम दोनों के लिए है, यानी 1 और 2 ओम दोनों के लिए 6 वोल्ट जो है लगा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो हमें 2 ओम का वोल्टेज नहीं पता है, तो यानी कि या तो हम पहले वोल्टेज निकालें 2 ओम में, फिर उसके बाद उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारी पावर मिल जाएगी। अगर हम करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में निकालें तो हमें यह पता हो कि 2 ओम में कितना करंट है, ये पता हो। तो बच्चों देखिए यहां पर 1 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, सॉरी यस, अगर हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल करंट निकल आएगा। और यहां पर सीरीज में जो करंट रहता है वो सेम रहता है सब में, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट जाने का। तो टोटल करंट निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, उसमें आप टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो आपका टोटल करंट निकल आएगा। यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर फार्मूला एक ही लगेगा, ओम्स लॉ ही यूज होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। V यहां पर क्या है 6 टोटल वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो ये तो आपका आ गया, तो यहां पर तो आ गया आपका टोटल करंट। अब यही टोटल करंट एक्चुअली में पूरे सर्किट में फ्लो होगा, क्योंकि कोई दूसरा वे पाथ है ही नहीं। तो यहीं से 2 एम्पियर करंट निकलेगा और पूरे सर्किट में ये 2 एम्पियर। अब यहां पर समझिए 2 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में हैं, तो जब ये 2 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में ही हैं तो करंट इनमें 2 एम्पियर ही होगा। अब यहां पर 2 ओम की पावर के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हमारा फार्मूला है I²R। अब यहां पर हम करंट कौन सा लेंगे, करंट हम 2 ओम का ही लेंगे और रेजिस्टेंस भी हम वही लेंगे, तभी हमें पावर उसकी पता चलेगी। फिर से समझिए कि अगर हमें 2 ओम की पावर निकालनी है तो हमें यह पता हो कि 2 ओम में कितना करंट है और उसका रेजिस्टेंस हमें पता ही है। अगर 1 ओम में निकालना है हमें पावर, तो 1 ओम में हमें करंट पता हो और उसका जो है रेजिस्टेंस पता हो। तो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं मगर करंट, लेकिन अब करंट जो है वो सब में सेम ही है, तो यहां पर करंट जो है वो हम 2 ही लेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई R यहां पर है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 वॉट। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 26 क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई। यहां पर अभी हम ये बी सेक्शन के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 ये बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट दिए, एक एक नंबर का ये दोनों क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और उसका रीजन पूछ रहे हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमने यहां पर बना लिया बार मैग्नेट, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल ले लिया हमने, इधर साउथ। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से आउट होती हैं और इन होती हैं साउथ पोल पर, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, लूप होते हैं बेसिकली ये। ऐसे नीचे होंगी बहुत सारी लाइंस होंगी, मैंने एक ही लाइन बना दी, चाहे तो आप इस तरीके से बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब यहां पर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे यहीं पर अगर हम एक लाइन और ड्रॉ करें तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम कंपास रखें तो कंपास जो होता है बच्चों वो भी, उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, और इसमें रेड कलर जो होता है वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल होता है और वाइट पोल जो है वो साउथ पोल होता है। और आपको ये पता है कि 2 मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को कन्वेंशनली माना गया है। तो यहां पर जब आप कंपास को रखेंगे
तो कंपास कभी भी दो डायरेक्शन नहीं दिखाता है, यानी कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा एक ही डायरेक्शन पर रहता है। चाहे किसी भी पॉइंट पे आप रखेंगे वहां पर दो पॉइंट आपको दो डायरेक्शन नहीं मिलेंगे। नॉर्थ पोल यानी कि कंपास का जो नॉर्थ पार्ट है वो हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ जो है मूव होगा। तो या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 11th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे और 12th क्लास में भी बेसिकली पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और इस वजह से यहां पर रिजल्टेंट बनता है। इस वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, का मतलब रिजल्टेंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट निकल के आता है। तो ये मतलब 11th-12th का है। तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर आर टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका आंसर है। दूसरा बच्चों यहां पर क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। किसी भी रीजन में किसी भी जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट जो है किया जाता है। डायग्राम बनाए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे कि यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड actually represented by straight and parallel magnetic field lines, यानी कि इस तरीके से। जैसे अगर यहां पर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है 26 क्वेश्चन था। अब यहां पर हम 27 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों दिया है फर्स्ट पार्ट, यानी इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसमें पूछ रहे हैं कि राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। यानी एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है केमिकल रिएक्शन के लिए जिसमें नीचे दिए गए जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो हों। पहला ये है कि चेंज इन कलर हो। तो चेंज इन कलर जो है उसके लिए जो हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, चेंज इन कलर, तो इसके लिए हम सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन यूज कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का होता है बच्चों, और जब ये सनलाइट में रखा जाता है तो एक तरह की जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट या सोलर एनर्जी से पर बेस जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जो कि एनर्जी को लेकर अकर होती हैं। तो सनलाइट यहां पर है तो ये सिल्वर में बदल जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस बनेगी। 2 यहां पर हम ले लेंगे इसके बैलेंस इक्वेशन के लिए। तो ये आपका जो है ग्रे कलर का होगा। तो ये तो आपका हो रहा है, और दूसरी ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है। अच्छा, अब यहां पर है सेकेंड क्वेश्चन, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम जो रिएक्शन ले सकते हैं वो रिएक्शन हमारी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम की रिएक्शन है। आपको पता है कि क्विक लाइम जब रिएक्शन करती है वाटर से, यानी चूना जो होता है जिसके लिए हम पेंट के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, और इसमें हीट रिलीज होती है। ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि दो सब्सटेंस से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तीसरी रिएक्शन जो यहां पर हम ले सकते हैं बच्चों, वो है हमारी, तो तीसरी जो पूछ रहे हैं ये थर्ड टाइप जो रिएक्शन की इक्वेशन, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप एक्टिविटी नंबर 1.2, जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जो मिलाते हैं, जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन ले सकते हैं। ये एक्चुअली में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में बदल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कहने का मतलब है। तो यहां पर हम उस रिएक्शन को ले लेते हैं। ये हमारा है लेड नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है तो 2 यहां पर आ जाएगी, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है तो 1 यहां आ जाएगा, प्लस 2 पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां पर जो K जो है वो यहां पर Pb की जगह आ जाएगा, तो Pb की जगह जब ये आएगा तो ये बन जाएगा आपका 2K NO3 और प्लस PbI2। Pb जो है वो I की जगह आ जाएगा, K Pb की जगह आ जाएगा प्लेस पर, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट है, जो येलो कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो सॉलिड होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो बच्चों इससे ज्यादा लेंथी में जो है वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दूसरे चैप्टर जो है वो भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।